जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एनालिस्ट के बारे में। आप सबको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के एक तरफा जो नैरेटिव था, उसको बहुत सारे यूरोपियन डिफेंस एनालिस्ट ने समर्थन दिया था। और बहुत सारे सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट ने बिना फैक्ट को वेरीफाई किए पाकिस्तान के क्लेम्स को माना। लेकिन हमने उस समय भी कहा था, आप थोड़ा समय बीतने दीजिए और रियलिटी सामने आने दीजिए। ये जो लोग पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान का पक्ष रख रहे हैं, इनको भी रियलिटी चेक मिलेगा। और अब वही समय आ चुका है। और अब एक एक करके जो अलग अलग डिफेंस एनालिस्ट हैं, इनको रियलिटी चेक मिलना शुरू भी हो गया है। हम पहले बात करेंगे जॉन हेल्मर की। जॉन हेल्मर एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने एक लंबा समय मॉस्को में भी बिताया है। उन्होंने भारत के दो स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। और इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार के भारत के ये दो सिस्टम, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और पाकिस्तान इसके चलते पूरे ऑपरेशन में उभर के सामने आ ही नहीं सका। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में इन दो डिफेंस सिस्टम या इन दो जो वेपन सिस्टम है, इनकी जो घातकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी वायुसेना पूरी तरीके से इनके सामने नतमस्तक हो चुकी थी। हेल्मर का ये कहना है कि भारत में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर की जान है। इन्होंने जिस प्रकार से एक ऐसा सुरक्षित रक्षा कवच भारत को दे दिया है, और उस ऑपरेशन के दौरान इस रक्षा कवच ने न सिर्फ भारत की हिफाजत करी है, बल्कि पाकिस्तान को भी एक रियलिटी चेक दिया है कि कैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वो डिनाई करते आए थे, वो कितना घातक है। और इसके मल्टीपल किल्स ने ये साबित भी कर दिया है कि भारत के पास अब ये डोमिनेंस है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो मूवमेंट है, उसको ना सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि अपनी टेरिटरी में रहते हुए भी उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम की जो एबिलिटी थी मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने की, वो गलत नहीं थी, बल्कि ये चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर में बाकायदा भारत की तरफ से करी गई हैं, जहां पर एक्सटेंडेड रेंज से ही भारत ने मल्टीपल पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को टारगेट किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ब्रह्मोस को लेकर ये नोट लिखा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से जितनी हमको उम्मीदें थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के इस मिसाइल सिस्टम ने परफॉर्म किया है। ये भारत का एक प्राइमरी प्रिसीजन डीप स्ट्राइक डीप स्ट्राइक वेपन सिस्टम बन चुका है, जिसने ऑफेंसिव लेयर जो पाकिस्तान की थी, उसको पेनिट्रेट किया है। और पाकिस्तान जो ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा था, उस ऑफेंसिव को कैसे भारत ने न्यूट्रलाइज किया, इसमें ब्रह्मोस का सबसे बड़ा योगदान था। एक तरफ जहां पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इसको देख नहीं पा रहे, तो वहीं भारत काफी आसानी के साथ टारगेट को आइडेंटिफाई भी कर रहा था, और उस टारगेट को इस मिसाइल की सहायता से हिट भी किया जा रहा था। हेलमन ने यह भी कहा है कि इस पूरे ऑपरेशन ने भारत को एक नया कॉन्फिडेंस दिया है, और अब भारत इन्हीं कॉन्फिडेंस और इन्हीं रिजल्ट्स पर आधारित अपने जो सिस्टम है, उनको और इम्प्रूव करेगा। जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में जो सिनर्जी होगी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों के बीच में, वो बढ़ेगी। और ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा घातक होने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान इस समय भले ही दुनिया को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हो कि उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पाकिस्तान के पास रियलिटी क्या है वो उनको पता है। दरअसल आपको हम पहले ही बता दें कि पाकिस्तान ने कोई वैलिड प्रूफ आज तक भी पेश नहीं किया कि उन्होंने भारत को कुछ नुकसान पहुंचाया भी है या नहीं, जबकि भारत ने हर जगह की जो सैटेलाइट इमेजरी है, वो जारी करके दुनिया को सबूत भी दिया है। और अब कहीं ना कहीं जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, वो पाकिस्तान से ही सबूत मांगते नजर आ रहे हैं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं स्वदेशी 120 किलोन्यूटन के इंजन के बारे में। क्या हमारा स्वदेशी 120 किलोन्यूटन का इंजन अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की टाइमलाइन से मैच नहीं कर पा रहे हैं? और कैसे गवर्नमेंट की तरफ से की गई डिले अब भारतीय वायुसेना पर भारी पड़ने वाली है, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की बात करते हैं और इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं, तो एक जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि एमका मार्क 2 की टाइमलाइन पूरी तरीके से स्वदेशी 120 किलोटन के इंजन डेवलपमेंट पर आधारित होगी। जितना जल्दी हम ये इंजन विकसित कर लेंगे, उतनी जल्दी ही हमें एमका मार्क 2 देखने को मिलने वाला है। अभी तक ये माना जा रहा था कि इस वर्ष के अंत तक जो हमें क्लियरेंस है इंजन को लेकर के, वो मिल जाएगी। अब यूं तो हम सब जानते हैं कि सैफरान के साथ ही मिलकर ये इंजन बनाना है,
लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जीटीआरई और सैफरॉन को जो फॉर्मल क्लियरेंस है इंजन को लेकर के वो 2026 के पहले नहीं मिलने वाली है। यानी कि अभी भी जो डील है वो क्रिटिकल कंडीशन में बनी हुई है और इसके चलते जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इंजन की टाइमलाइन को लेकर पड़ रहा है। और जब इंजन की टाइमलाइन प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा एमका मार्क टू प्रोग्राम जो है, जो कि एमका का ही एडवांस वेरिएंट है, उसकी टाइमलाइन को भी ये इफेक्ट करेगी। अब अगर हम मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट की बात माने तो उनके सोर्सेस से बात करते हुए जो संगत संस्थाएं हैं उन्होंने ये बताया कि नए कोर के साथ जो नया इंजन है, जो कि बेसिकली एक नए ड्राई कोर कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, उसका जो पहला ग्राउंड रन है वो हमें 2032 से पहले देखने को नहीं मिल पाएगा। और आप यहाँ पर बहुत खुश मत होइए क्योंकि ये इनिशियल ट्रायल है जो आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद ड्राई एंड वेट प्रोटोटाइप इंजन ट्रायल जो है वो क्रमशः हमें 2032 से 33 के बीच में देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सिर्फ बिगिनिंग होगी एक लंबे और कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल ट्रायल चेन की, जहां पर अलग अलग कंडीशन और अलग अलग पैरामीटर्स में इन इंजन्स को टेस्ट किया जाएगा। एक बार जैसे ही ग्राउंड इवैल्यूएशंस पूरे होते हैं तो उसके बाद जो फुल सीरीज ऑफ एरियल ट्रायल्स हैं इनका आयोजन किया जाएगा, जहां पर अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाएगा। इसमें एनवेलप एक्सपेंशन हो गया, थर्मल स्ट्रेस वैलिडेशन हो गया, रिलायबिलिटी टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन असेसमेंट विद एमका मार्क टू सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो उससे पहले जो इंजन है वो हमें फिलहाल तो प्रोडक्शन में आता नहीं दिखाई पड़ेगा। एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें इन टेस्ट को पूरे होने में 2037 से 38 तक का समय लग सकता है, अगर यहाँ पर कोई मेजर रीडिज़ाइन और फेलियर देखने को ना मिला तब। और भगवान ना करे अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई फेलियर आ जाता है या रीडिज़ाइन का यहाँ पर अवसर आता है तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये 2040 के पार भी जा सकती हैं, या यूँ कह ले इंजन को आने में 2040 तक का समय लग सकता है, जो कि पूरे तरीके से एमका मार्क टू की टाइमलाइन को प्रभावित ज़रूर करेगा। फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि भगवान न करे कभी ये नौबत हमें देखने को मिले कि हमें एक बार फिर से इंजन रीडिज़ाइन फेज़ में उतरना पड़े या कोई फेलियर आए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऑलरेडी सरकार की तरफ से थोड़ी देर कर दी गई है, ये चीज़ें 2025 के मध्य तक ही फाइनल हो जानी चाहिए थी। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस दिखाया गया है जीटीआरई और सैफरान की तरफ से, उसको देखते हुए ये समय पर कार्य पूरा करे और इसका बेनिफिट हमारी सेना को मिले। क्योंकि हम सब कहीं न कहीं ये जानते हैं कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू के लिए स्वदेशी इंजन कितना महत्वपूर्ण है, और ये जितना जल्दी बन जाएगा हमारे लिए ये उतना ही ज़्यादा एक जीत का माहौल होगा। तो देखते हैं डील को क्लियरेंस कब मिलती है, और निसंदेह आप भी उसका उतना ही वेट कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।